हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है सेट। तो सेट क्या होता है? सेट होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब क्या? मतलब यह है कि उसके रिगार्डिंगली किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी का कोई परसेप्शन नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कोई आपको बोले कि एक सेट है ए, वो रिप्रेजेंट करता है साल के 12 महीने। तो साल के 12 महीने कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये सवाल अगर आप किसी को भी पूछोगे, क्या सब सेम जवाब देंगे? तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है, जो है सो है। सिमिलरली कोई बोले कि एक सेट है बी, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डेज ऑफ अ वीक। तो सबको मालूम है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर यही कोई बोले कि इस दुनिया के, इस अर्थ के 10 सबसे इंटेलिजेंट लोग, अब यहां पर परसेप्शन आ जाता है, यहां पे लोगों का बिलीव आ जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये इंटेलिजेंट है, कुछ लोगों को लगता है कि वो इंटेलिजेंट है। तो आप जितने लोगों से सवाल पूछोगे सब अलग अलग जवाब देंगे, तो ये सेट नहीं है। उसी तरीके से कोई बोले कि 10 सबसे ज्यादा इमोशनल लोग इस दुनिया के, अगेन कोई कुछ जवाब दे रहा है, कोई कुछ जवाब दे रहा है, तो ये सेट नहीं कहलाया जाएगा, राइट। तो जो सेट होते हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दुनिया में किसी भी इंसान को अगर आप वो सवाल पूछें और वो सेम जवाब देंगे तो हम उसे सेट बोलेंगे। लेकिन अगर अलग अलग जवाब आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो वेल डिफाइंड नहीं है और वो सेट नहीं हो सकता। इसीलिए बोला है सेट। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई बोले अ सेट ए रिप्रेजेंट करता है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। A set A represent vowel of English alphabet। तो मुझे बताइए कि ये जो सेट होगा क्या होगा ये? तो देखिए, सेट रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं उसके वॉयल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं दुनिया में किसी भी इंसान को पूछूंगा जिसको इंग्लिश आती होगी, क्या सब यही जवाब देंगे? इसीलिए ये एक सेट है जो रिप्रेजेंट करता है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो लेफ्ट साइड में जो हमने ए लिखा, व्हाट इज दिस? ए। ए रिप्रेजेंट करता है सेट। और राइट साइड में ये जो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज रिप्रेजेंट एलिमेंट। ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दीज रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, ऑलराइट। और याद रखिएगा, एलिमेंट्स को हमेशा आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक सेट है बी, सेट बी रिप्रेजेंट करता है ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स तो कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ऑड नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 करके। कहां तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक। कहां तक गिन सकते हैं हम लोग? इनफाइनाइट तक गिन सकते हैं। तो देखिए, ये एक सेट है बी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अब क्योंकि वो नेचुरल नंबर है तो शुरुआत 1 से हुई होगी, और नेचुरल नंबर तो कितने भी आप काउंट कर सकते हो, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो ये हो गया यहां पर सेट बी। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं एक सेट है सी, वो रिप्रेजेंट करता है द बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में पढ़ने वाले बॉयज। अब आपकी क्लास में कौन कौन पढ़ रहा है ये भी वेल डिफाइंड होता है। ये भी वेल डिफाइंड होता है क्योंकि किसी भी क्लास में वही बच्चे पढ़ रहे होंगे ना जिनका एडमिशन हो चुका है। अब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब किसी को भी पूछो, ऑब्वियसली उस स्कूल को या उस क्लास वाले लोगों को बिलोंग करता है वो, तो उन्हीं को इंफॉर्मेशन रहेगा। लेकिन अगर आप उसी क्लास के किसी भी स्टूडेंट को पूछो कि ये तुम्हारी क्लास का स्टूडेंट है, वो बोलेगा हाँ, और अगर नहीं होगा तो बोलेगा ना। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो यहां पर सेट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी क्लास में पढ़ने वाले बॉयज या आपकी क्लास में पढ़ने वाले गर्ल्स, है ना। तो यहां पर आप उनका नाम लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर दूसरे का नाम, फिर कॉमा, तीसरे का नाम, फिर कॉमा, चौथे का नाम, एंड सो ऑन, जितने भी लोग हैं वहां पे। अगर मान लो किसी ने बोला एक सेट है डी, वो रिप्रेजेंट करता है द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस प्लैनेट। तो डेंजरस एनिमल ऑफ दिस प्लैनेट इज नॉट अ सेट, क्योंकि हर एक के लिए डेंजरस अलग अलग जानवर है, राइट ना। किसी को सांप डेंजरस लग सकता है, किसी को चीता डेंजरस लग सकता है, किसी को हाथी डेंजरस लग सकता है। जो जिस लोकेलिटी का होगा उसको वही चीज डेंजरस लगेगी। किसी किसी को तो कॉकरोच डेंजरस लगता है, किसी को तो छिपकली डेंजरस लगता है।
तो यहां पर डेंजरस होना इज नॉट अ सेट, इसीलिए हम इस सेट को नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट है ही नहीं। क्लियर है ये चीज? ऑलराइट, तो सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ आपने वो सेट रिप्रेजेंट करता है, और राइट साइड में करली ब्रैकेट के अंदर जो ये होते हैं दीज आर एलिमेंट। अब आप एक और चीज सुनिए, जैसे यहां पर मैंने लिखा आई, तो आई क्या है? एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? ए का। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आई बिलोंग्स टू ए। ये जो आई है ये किसको बिलोंग करता है? ए को, क्योंकि आई किसका एलिमेंट है? ए का। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? आई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए। क्या सिमिलरली ओ बिलोंग्स टू ए? यस, बिल्कुल ओ बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली क्या यू बिलोंग्स टू ए? यस। ये जो साइन है ये किसका है? इसको क्या बोला जाता है? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब मेरे पास अगर एक साइकिल है तो वो साइकिल मुझे बिलोंग करती है ना, राइट? तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा। और जब भी आप बिलोंग्स टू लगाएंगे समझ जाइए कि लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और राइट साइड वाला सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? बिलोंग्स, जब भी बिलोंग्स लगेगा, बिलोंग्स के लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट होना चाहिए और राइट साइड वाला सेट होना चाहिए, राइट साइड वाला सेट होना चाहिए। क्लियर? एक और चीज समझिए, जैसे इसी क्वेश्चन में यहीं पर ही देखिए, इसी सेट में देखिए, z, z बिलोंग्स टू a। सामने वाले ने आपको ये लिख के दे दिया z बिलोंग्स टू a, और आपने यहां पे चेक किया अरे z नाम की तो कोई चीज नहीं है, तो तब आप क्या कर देंगे? इसके ऊपर एक ऐसा लाइन खींच देंगे ऐसा कि z डू नॉट बिलोंग टू a। z जो है वो a को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि z नाम का कोई एलिमेंट यहां पर मौजूद है ही नहीं। ठीक है? तो इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर उस सेट के एलिमेंट्स को लिख देते हैं और वो बन जाता है सेट। क्लियर है? लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, एक और तरीका है सेट को लिखने का। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और एक रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है? अब रोस्टर फॉर्म जैसे देखिए, रोस्टर फॉर्म में मैंने लिखा कि मान लेते हैं एक सेट है ए, सपोज दिस इज अ सेट ए। सेट ए रिप्रेजेंट करता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये इस तरीके से मैंने लिख दिया, तो सबको समझ में आ गया कि ये साल के 12 महीने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज रोस्टर फॉर्म। अब इसी चीज को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, ए के जो एलिमेंट हैं एक्स, कई सारे एलिमेंट है ना इसमें, जनवरी एक एलिमेंट है, फरवरी एक एलिमेंट है, मार्च एक एलिमेंट है, कई सारे एलिमेंट है। तो एक्स एक एलिमेंट है सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर, राइट? इसी चीज को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो ऐसा लिखा। बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म, जिसमें आपने डायरेक्टली एलिमेंट लिखे, और यहां पर आपने क्या किया? एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। क्लियर है? जैसे एक और सेट लेते हैं, सेट बी। सेट बी रिप्रेजेंट करता है ऑड नेचुरल नंबर, जैसे कि पिछले वाले में मैंने लिखा था। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 3 5 7 9 डैश 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 करके इनफाइनाइट। और इसी चीज को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x इज सच दैट। ये जो डॉट आप देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है सच दैट, कि ये जो x है वो इस तरीके से है, वो इस प्रकार है, और x क्या यहां पर एलिमेंट है। x इज सच दैट x is an odd natural number, odd natural number। क्लियर है? एक और, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है C, वो रिप्रेजेंट करता है बॉलीवुड में काम करने वाले फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड में काम करने वाले फिल्म स्टार। तो भाई कौन कौन है बॉलीवुड में काम करने वाले फिल्म स्टार? लिख दो आप यहां पर, आप लिख दो, जैसे रिसेंटली मनोज वाजपेयी, फैमिली मैन आई थी। उसके बाद मिर्जापुर, पंकज त्रिपाठी। मैं अच्छे अच्छे शो की बता रहा हूँ। और क्या आया था? और एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सेक्रेड गेम्स आया था। उसी तरीके से कई सारे आएंगे इसमें, है ना? ये भी तो एक सेट है, क्योंकि बॉलीवुड में काम करने वाले ये जो एक्टर हैं, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन थोड़ी है किसी को, उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो भी एक सेट है। क्रिकेटर जो मैच खेल रहे हैं वो भी एक सेट है, क्योंकि उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है,
राइट ना। तो ये मैंने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, फिर ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड सो ऑन, कई सारे लोग हैं यहाँ पर। अब इसी चीज को जब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, x इज सच दैट x इज अ बॉलीवुड स्टार या बॉलीवुड एक्टर, इस तरीके से मैंने लिख दिया, करेक्ट। तो दिस फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। एक सवाल कई बार उठता है कि अच्छा कौन सा है, रोस्टर फॉर्म अच्छा है या सेट बिल्डर फॉर्म अच्छा है। देखो दोनों का अपना अपना एक यूज है। अगर चीजें इनफाइनाइट है, जैसे देखो कितने तो बॉलीवुड स्टार हैं, नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट तक है, ऐसे में ये एक्सप्रेशन ज्यादा बेटर है। जब आपके पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो किसी भी सेट में तो सेट बिल्डर फॉर्म ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर फाइनाइट है तो रोस्टर फॉर्म अच्छा है। अब फाइनाइट मतलब क्या, मान लीजिए कि एक सेट है डी, वो रिप्रेजेंट करता है इवन प्राइम नंबर। एक सेट है डी, वो रिप्रेजेंट करता है इवन प्राइम नंबर, तो क्या लिख के आएंगे, सिर्फ 2 है। आपको मालूम है ना 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। लेकिन अगर इसी चीज को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये ऐसा आएगा, x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो यहां पर कौन सा ज्यादा बेटर है, यहां पे डी ज्यादा बेटर है। तो याद रखो जब इनफाइनाइट कोई एलिमेंट है, किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है या बहुत ज्यादा एलिमेंट है, तब आपके लिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखना ज्यादा बेटर होता है। लेकिन जिसमें फाइनाइट है या बहुत ही कम एलिमेंट है, उसमें रोस्टर फॉर्म अच्छा रहता है। अब जैसे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फाइनाइट तो इसमें भी है लेकिन काफी सारा आपको लिखना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म लिखें, समझ गए। तो 2 तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें आप स्टेटमेंट लिखते हो, और एक है रोस्टर फॉर्म। एक बात है कि इसे लिखना मत भूलना, x इज सच दैट, ये टर्म आप देख रहे हो, x इज सच दैट, x इज सच दैट, हर एक में आ रहा है x इज सच दैट, राइट। तो ये लिखना मत भूलना। बाकी रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, उसमें तो सीधा आप एलिमेंट लिखते हो, क्लियर। अब उसके बाद चैप्टर में एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीजें समझनी चाहिए कि यहां पर हम लोग ना छोटे छोटे जैसे इन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे नेचुरल नंबर की अगर बात किया जाएगा तो उसको n से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इंटीजर्स की बात किया जाएगा तो उसको z से रिप्रेजेंट किया जाएगा, रैशनल नंबर की बात किया जाएगा तो उसको q से रिप्रेजेंट किया जाएगा, रियल नंबर r, पॉजिटिव इंटीजर z+, उसके बाद पॉजिटिव रैशनल नंबर q+, पॉजिटिव रियल नंबर r+, राइट। तो ये सिंबल है जो आपको यूज करने हैं। आप ऐसा नहीं लिख सकते, अगर सेट बिल्डर फॉर्म आप लिख रहे हो, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मान लीजिए आपको नेचुरल नंबर दिखाना हो तो आप क्या लिखेंगे, जैसे x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में काफी लंबा हो गया, लेकिन इसकी बजाय आप ऐसा लिख सकते हो, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये देखिए सस्ते में निपट गया, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए आपने क्या डाल दिया, n डाल दिया। तो इसीलिए ये सिंबल आपको दिए गए हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। क्लियर एवरीवन, ऑलराइट। एक बार मैं आपको नंबर सिस्टम बता देता हूं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एक बार दोबारा से इस चीज को समझ लीजिए। ये हमारे पास नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब इस दुनिया में पाए जाने वाले सारे नंबर की ये लिस्ट है। नंबर सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारे पास रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर वो जो होते ही नहीं है, जैसे रूट के अंदर नेगेटिव। आप कभी भी कैलकुलेटर के अंदर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू सॉल्व करके देखना, फॉर एन एग्जांपल अंडर रूट -4 करके देखना, उसका कोई जवाब ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जैसे मैं बोलता हूं रूट ऑफ -4, तो रूट ऑफ -4 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू रूट ऑफ -4, रूट इस तरफ आएगा तो क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल टू -4। मुझे बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर -4 देगा, क्योंकि आप एक बात जानते हैं, स्क्वायर पॉजिटिव नंबर को तो पॉजिटिव रखता ही है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। स्क्वायर क्या करता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखता ही है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो अगर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा तो ये माइनस आएगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये गड़बड़ है, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कैलकुलेटर में भी आप सॉल्व करके दे सकते हैं, इमेजिनरी नंबर का आंसर आता ही नहीं है। तो कहीं पर भी अगर आपको रूट के अंदर नेगेटिव दिखाई देगा, समझ लीजिए ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर। अब ये जो रियल नंबर है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है रैशनल नंबर और एक है इररेशनल नंबर।
क्लास 9-10 में पढ़े थे इस बारे में। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। जैसे आपको याद होगा रूट टू को आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, जैसे √3 आप फ्रैक्शन में इसको नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बहुत लंबा चौड़ा आएगा, 1.414 ऐसे ऐसे करके लंबा चौड़ा इसका आता है आंसर। तो आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इररेशनल नंबर। कोशिश करके देखना कि एक ऐसा फ्रैक्शन प्रोड्यूस करने का जिसका आंसर √2 आता हो, नहीं आएगा। ऐसा मत बोल देना सर आएगा ना 2 डिवाइडेड बाई √2, ये देखो सर कट हो गया, आंसर √2 आया। अरे भाई ऐसा थोड़ी, क्योंकि अगर √2 डिवाइडेड बाई √2 लिखोगे तो अगेन डिनोमिनेटर में तो √2 ही है ना, ऐसी बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब जैसे कोई आपको बोले 5, क्या आप 5 को फ्रैक्शन में लिख सकते हो? बिल्कुल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 5 क्या होता है? 10/2 होता है, 20/4 होता है, बहुत सारे तरीके हैं 5 को रिप्रेजेंट करने के, राइट ना। तो 5 को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, लेकिन √2 को आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो इसीलिए √2 एंड √3 इज एन एग्जांपल ऑफ इररेशनल नंबर। अब ये जो रैशनल नंबर है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, ठीक है। ये परफेक्ट इंटीजर है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, और ये क्या है यहाँ पर? फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 3/7 ऐसा फ्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो इंटीजर्स हैं ये फर्दर अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हैं। जैसे आपने सुना होगा होल नंबर, है ना, जैसे सुना होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सुना है? यस। तो इस तरीके से इनकी कैटेगराइजेशन है। बाकी प्लस माइनस, ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर या नेगेटिव ऑड नंबर, तो वो सब प्लस माइनस तो खैर इसमें आता ही रहेगा। तो ये जो ब्रॉड कैटेगरी है वो मैंने आपको इसमें बता दी, ठीक है। तो क्या करना है? नेचुरल नंबर के लिए क्या इस्तेमाल करना है? देखो नेचुरल नंबर, इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करना है? n। इंटीजर्स के लिए क्या इस्तेमाल करना है? z, दीज आर z। उसके बाद रैशनल नंबर के लिए क्या इस्तेमाल करना है? q। ये देखिए ये रैशनल नंबर है, इसके लिए q का इस्तेमाल करेंगे। r रियल नंबर, रियल नंबर के लिए r इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद z प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब जैसे ये इंटीजर्स की बात की है, इंटीजर्स जैसे मैंने बताया इंटीजर्स के अंडर में होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन ऑड, ये सब इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट ना। अब ये नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए पॉजिटिव रहेंगे तो z प्लस और नेगेटिव रहेंगे तो z माइनस। q प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब जैसे देखो रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात करेंगे तो ये q प्लस हो जाएगा, और अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो q माइनस हो जाएगा। r प्लस क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। एनीवेज ये सब तो आपको पता ही है, कुछ खास स्पेशल इसमें है नहीं, बस ये याद कर लीजिएगा नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, इन सब के लिए क्या क्या इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। नाउ आपके सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन कौन सेट है? जस्टिफाई योर आंसर। पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। क्या ये सेट है? यस, इट इज अ सेट। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात है कि महीने के आपको 12 महीने पता है, क्लियर है, और ये भी क्लियर है कि किसका जो स्टार्टिंग है वो J से है। जैसे जनवरी, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, जून है, फिर जुलाई है, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं, तो 3 है। तो इसका मतलब ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ओके, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को लगता है ये टैलेंटेड है, किसी को लगता है वो टैलेंटेड है, तो ये नहीं है, ये क्लियर डाटा नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन बेस्ट एक परसेप्शन है, कोई खिलाड़ी अच्छा है कि नहीं है ये परसेप्शन है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्रिकेटर ना बहुत बढ़िया है, और उसी टाइम पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे कुछ बढ़िया नहीं है। उनसे पूछो क्यों बढ़िया नहीं है, तो वो बोलेंगे ये इसलिए अच्छा खेलता है क्योंकि इसके जो ओपोनेंट है ना उनमें दम नहीं है, इस वजह से ये बहुत अच्छा क्रिकेटर है। वरना तुम पुराने जमाने के क्रिकेटर को देखो तो वो तो और अच्छा हुआ करते थे, ऐसा सुनने में आता होगा आप लोगों को, है ना। तो इसीलिए बेस्ट क्रिकेटर जो है ये भी नॉट डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास, यस इट इज अ सेट, क्योंकि हमें मालूम है आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं।
द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर, क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, यस ये भी एक सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने तो फिक्स लिखा होगा ना, जिसको पता होगा वो तो क्लियर इसका आंसर देगा, इसलिए ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यस ये भी एक सेट है। जानकार लोगों को पूछो कि इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं, वो सही जवाब देंगे आपको। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस ये भी एक सेट है। आप बोलोगे बट सर ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है तो क्या हुआ, पर हैं तो फिक्स ना। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ओह इसका एग्जाम्पल मैंने अभी अभी दिया था आपको, सबके लिए डेंजरस की परिभाषा अलग अलग है, इसलिए सेट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये किसका सिंबल है? बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। और ये जो बाजू वाला है वो क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू। तो 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। 5 क्या ए को बिलोंग करता है? क्या 5 ए का एलिमेंट है? यस, इसलिए यहां पर बिलोंग्स टू का साइन आएगा। क्या 8 ए को बिलोंग्स करता है? नहीं, 8 नाम का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 बिलोंग्स टू ए? नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 0 नाम का कोई एलिमेंट है ही नहीं। क्या 4 बिलोंग्स टू ए? यस बिलोंग्स टू ए। क्या 2 बिलोंग्स टू ए? यस। क्या 10 बिलोंग्स टू ए? नो। क्लियर? तो जो एलिमेंट मौजूद होंगे उसमें आप बिलोंग्स लिखोगे, जो नहीं होंगे उसमें नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ये सेट आपके पास है, इसको रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तो फर्स्ट वाला क्या बता रखा है? ए एक सेट है जिसमें x इज सच दैट x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 7। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये सेट ए है हमारे पास और हमको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। फिलहाल ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो x एक इंटीजर है, देखो एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। अब जैसे 1 के बाद अगला इंटीजर क्या है? 2, अगला इंटीजर क्या है? 3, अगला इंटीजर क्या है? 4। लेकिन अगर फ्रैक्शन भी इंक्लूड कर दिया जाता तो 1 के बाद फिर 1.1 भी होता, फिर 1.2 भी होता, फिर 1.3 भी होता, ऐसे ऐसे करते करते तो रात बीत जाती, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन तो आप कितना भी डाल सकते हो। तो इन्होंने बोला है कि x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। जहां कहीं भी ये साइन आएगा ना, ये वाला साइन, जैसे यहां पे क्या लिखा है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इसका मतलब x -3 से बड़ा है और साथ साथ में उसके बराबर भी है। इसका मतलब ये जो 3 है ये इंक्लूडेड है, मतलब ये जो 3 है ये इंक्लूडेड है। लेकिन यहां पर देखिए x इज स्मॉलर देन 7, इसका मतलब x की वैल्यू 7 से कम है, 7 इंक्लूडेड नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब होता कि 7 को भी इंक्लूड करना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या बोल रखा है कि ये एक x एक इंटीजर है, -3 से बड़ा है और -3 के बराबर भी है, लेकिन 7 से छोटा है, तो -3 को इंक्लूड करेंगे, यस। फिर -2 को भी करेंगे, फिर -1 को भी करेंगे, फिर 0 भी होगा। 1 2 3 4 5 6, दैट्स ऑल, ठीक है। तो 6 तक ही जाएंगे, क्योंकि 7 को इंक्लूड करने के लिए नहीं बोला है, जबकि 3 को इंक्लूड करने के लिए बोला है, इसलिए -3 इंक्लूडेड है। और क्योंकि ये एक इंटीजर है तो याद रखना -3 के बाद अगला इंटीजर क्या? -2, फिर -2 के बाद अगला क्या? -1, राइट। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म। दूसरा बी, सेट बी, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है जी। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। अब नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, है ना, ये नेचुरल नंबर है। इनको नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है? देखो अगर 0 इंक्लूड कर दो तो ये होल नंबर बन जाते हैं, अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो नेचुरल नंबर को नेचुरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमने नेचुरली काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 तो 1 से शुरुआत करी, 0 तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, राइट ना। हाँ, तो इसीलिए हमको 1 से शुरू करना है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल। क्योंकि लेस देन 6 बोला है, 6 से कम होना चाहिए, तो 6 से कम 5 तक ही जाएगा, करेक्ट ना। सी वाला देखो, तीसरा, x is such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। x एक 2-digit नेचुरल नंबर है
जिनका सम 8 निकल के आता है। तो मुझे बताइए, सम 8 निकल के आ रहा है तो क्या हो सकता है? जैसे 17 हो सकता है, सम 1 + 7 कितना होता है? 8, राइट ना? उसके बाद 2 6 3 4 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0, करेक्ट? यही आएगा। 1 + 7 कितना होता है? 8, 2 + 6 8, 3 + 4 8, 4 + 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 + 0 8, करेक्ट? तो ये जो सम है वो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हमने यहां पर 0 और 8 को क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्यों नहीं किया? x is such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, राइट? तो इसके जो सम है डिजिट के वो 8 होने चाहिए। तो 0 8 यहां पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 0 8 असल में क्या होता है? 8 ही तो होता है। तो ये सिंगल डिजिट बन गया। 0 8 क्या होता है? 8। फिर आप बोलोगे सर पर 8 0 भी तो फिर सिंगल डिजिट कहां हुआ? 80 है, 80 कोई सिंगल डिजिट थोड़ी है। 0 8 और 8 0 में फर्क है। 0 8 को 8 लिखा जा सकता है तो ये सिंगल डिजिट बन गया, लेकिन 8 0 80 ही होता है, ठीक है ना? इसीलिए आपको 0 8 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 0 8 अल्टीमेटली 8 बनता है जो कि सिंगल डिजिट नंबर ही होता है। इसीलिए आपको 0 8 नहीं लिखना है, ठीक है? उसके बाद चौथा, x is such that x is a prime number which is divisor of 60। x एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर है, जो 60 को डिवाइड कर सकता है। कौन कौन डिवाइड कर सकता है भाई? 2 3, और प्राइम नंबर होना चाहिए वो। तो 2 एक प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर सकता है, 3 एक प्राइम नंबर है। अच्छा 5 भी कर सकता है, 7 कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। 9 नहीं, 10 11 10 तो है ही नहीं, खैर 11 नहीं, 13 नहीं, 19 नहीं, फिर उसके बाद 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 25 26 27 28 29 भी नहीं है, 30 31 भी नहीं है, 32 33 34 35 36 37 भी नहीं है, 38 39 भी नहीं है, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53, आई थिंक बस इतना ही है। 2 3 5। एक बार हमें इसको चेक कर लेना चाहिए। इसका जो आंसर है 2 3 5 इज द राइट आंसर, करेक्ट। इतना ही इसका आंसर है। बच्चे लोग जब भी आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, जो भी आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर एक बार चेक करना मत भूलना। हम भी एक बार जरा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो है बुक के पीछे -2 से लेकर के, व्हाट इज दिस? अच्छा ओके आई थिंक ये 2 अलग अलग टाइप की बुक है। एक बुक में क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, जरा समझिए। एक बुक में क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, आई थिंक मार्केट में 2 तरीके की बुक घूम रही है। एक में क्वेश्चन ऐसा है, x is greater than -3 एंड स्मॉलर देन 7, तो इसका आंसर -2 से लेकर के 6 तक जाएगा। और एक ऐसी बुक है जिसमें क्वेश्चन -3 को इंक्लूड करके है, तो -3 को इंक्लूड करके है तो ये आंसर आएगा। और अगर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो -2 से वो शुरू होएगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड वाला, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, करेक्ट। उसके बाद तीसरे वाले का जो आंसर है कितना? 17 26 35, ओह सॉरी ये 34 लिख दिया मैंने, इसको ठीक करेंगे। उप्स, ये 34 गलती से मैंने लिख दिया, यस। तो इसलिए आंसर चेक करना बड़ा जरूरी है। 35 होएगा ये, है ना? बाय मिस्टेकली मैंने लिख दिया उसमें, तो 35 हो गया ये। 35 53 62 71 80, करेक्ट। उसके बाद 2 3 5, ठीक है जी। पांचवें पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले जो वर्ड है वो हमें लिखते हैं। तो देखिए
ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? टी दिखाई दे रहा है, यस। आर दिखाई दे रहा है, यस। आई है, जी है, आई भी है, जी भी है, ओ है, एन, वापस ओ आया है। देखो जो रिपीटेड होते हैं ना उनको इंक्लूड नहीं करना। फिर उसके बाद एम है, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद टी, टी आ चुका है, नहीं लिखेंगे। आर भी आ चुका है, वाई, तो ये आ गया टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। याद रखना रिपीटेड वालों को नहीं लिखना होता है, ठीक है। टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, करेक्ट। एंड द लास्ट वन एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। चलो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, एफ। एफ वाला क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, तो बी ई टी आर, बी ई टी आर, करेक्ट, बी ई टी आर। डन एवरीवन, समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग है ये। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इनको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहला वाला, पहला क्वेश्चन, एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सेट ए है, तो कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू ऐसा, x इज सच दैट x, इतना तो सभी में आएगा। अब ये क्या है? 3 6 9 12, 3 6 9 12, तो कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 3 के मल्टीपल है कि नहीं? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x जो है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है भाई, 3 का मल्टीपल है तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 करके तो चलता रहेगा। पर ये तो 12 पर रोक लग रही है, इसीलिए हमको यहां पर लिखना पड़ेगा x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और साथ साथ में कि ये जो सिलसिला है ये 12 पे रुक जाना चाहिए, ये 12 पे रुक जाना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 12, लिख दूं x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 12। तो ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं तो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आ जाएगा। कुछ और तरीका है जो हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी कि नेचुरल नंबर को n लिखेंगे, कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n। क्या लिखा मैंने, x इज सच दैट x इक्वल टू 3n, कॉमा where n is greater than equal to 1 and smaller than equal to 4, और साथ साथ में n belongs to natural number। ये देखिए क्लियर कट एकदम, x is such that x equal to 3n, और n की वैल्यू कहां से कहां तक डालनी है, 1 से लेके 4 तक, और वो भी कौन सी वैल्यू, नेचुरल नंबर वाली वैल्यू। तो अगर कोई 1 से लेके 4 तक नेचुरल नंबर डालेगा तो पहला 1 डालेगा, फिर 2 डालेगा, फिर 3 डालेगा और फिर 4 डालेगा। तो अगर n की वैल्यू 1 गई तो 3 1 3 आया, n की वैल्यू अगर 2 जाएगी 3 2 6, n की वैल्यू अगर 3 जाएगी 3 3 9, n की वैल्यू अगर 4 जाएगी 3 4 12, है कि नहीं? तो एकदम क्लियर पिक्चर आ गया, और ये कौन सा फॉर्म हो गया इसका, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, राइट। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको हम सेट बी का नाम दे देते हैं, सेट बी। 2 4 8 16 32, कुछ लॉजिक लग रहा है यहां पर। x इज सच दैट x तो आएगा। अगर आप नोटिस करो ये जो 2 है ये 2 का पावर 1 है, 4 2 का पावर 2 है, 8 2 का पावर 3 है, 16 2 का पावर 4 है, 32 2 का पावर 5 है कि नहीं? तो क्या आप लिख सकते हैं लॉजिक, x is such that x is equal to the power n, लिख सकते हैं, where n is greater than equal to 1 and less than equal to 5 and n belongs to natural numbers। बन गया, that's all। तीसरा 5 25 125 625। अगेन ऐसा नहीं लगता आपको कि ये 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 2 है, ये 5 का पावर 3 है, ये 5 का पावर 4 है। तो C कैसे लिखेंगे, x is such that
x is equal to 5 to the power n, where n is greater than equal to 1, less than equal to 4 and n belongs to natural numbers। आ गया। उसके बाद चौथा 2 4 6, आगे क्या रहा होगा 8 10 12। तो क्या ये आपको ऑड नेचुरल नंबर्स नहीं लग रहे? ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या लिखेंगे इसको हम नाम डी का दे देते हैं। सेट डी x is such that x is an even natural number, such that x is such that x is an even natural number। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, x is such that x is equal to 2n, where n belongs to natural number। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि बात तो वही आने वाली है, क्योंकि नेचुरल नंबर n की वैल्यू 1 डालोगे 2 1 2, n की वैल्यू 2 डालोगे 2 2 4, 3 डालोगे 2 3 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। चौथा तो सॉरी पांचवा फिफ्थ क्वेश्चन 149 डैश 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 100। 149। अब भैया इसका क्या लॉजिक बना, इसको ई नाम दे देते हैं। ई 149, ऐसा नहीं लगता ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, फिर 4 5 6 7 8 9 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, कुछ ऐसा लग रहा है ना। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो क्या लिखेंगे, ये जो ई है सेट ई, x is such that x is equal to n square, where n is greater than equal to 1 and less than equal to 10 and n belongs to natural number। हो गया। अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, n की वैल्यू 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, n की वैल्यू 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, n की वैल्यू 10 डालेंगे, 10 का स्क्वायर 100। दैट्स ऑल, हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू, सही है। सेकंड 2 टू द पावर n, तीसरा सी वाला 5 टू द पावर n, करेक्ट। इवन नेचुरल नंबर, हाँ ठीक है, उसको वैसे भी लिखा जा सकता है। उसके बाद n टू द पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, सही है ना। आंसर चेक किए बिना आगे मत बढ़ना। कई बार ऐसा होता है कि आपको आता है लेकिन किसी वजह से आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया। जैसे पढ़ाते पढ़ाते हम टीचर्स का भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता ही है, क्योंकि ध्यान इस पे रहता है कि आपको समझ में आ रहा ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो, है ना। तो इस वजह से भी एक माइनर मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं होगा, वो बस लिखते लिखते कभी ऐसा हो जाता है कि 2 का गलती से 3 लिख दिया, वैसा हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप आगे बढ़ते हो तो आंसर को चेक करके ही बढ़ना। क्लियर है। उससे एक अलग कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है कि भाई मैं सही कर रहा हूं, वरना मन के अंदर एक रह जाता है कि यार आगे तो बढ़ रहे हैं, पता नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ओके, इस बार आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है और आपको रोस्टर फॉर्म निकालना है। तो पहला वाला सेट ए दे रखा है, x is such that x is an odd natural number, तो क्या आएगा 1, 3, 5, 7, डैश 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 करके कहां तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। x is such that x is an odd natural number। दूसरा b, सेट b दे रखा है आपको, x is such that x is an integer, -½ से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। मतलब देखो -1/2 को इंक्लूड नहीं करना है और 9/2 को इंक्लूड नहीं करना है। एक नंबर लाइन से इसको समझो, सुनो, यह है -1/2। अच्छा, -1/2 का मतलब क्या हो जाता है, -0.5 हो जाता है। और दूसरा 9/2 का मतलब क्या हो जाता है, 9/2, क्या ये 9/2 5 होता है, सॉरी 4.5 होता है। 9/2 मतलब क्या, 4.5, 4.5। तो आपको जो ये लेना है, एक तो इंटीजर लेना है, कहां से कहां तक, -0.5 से लेकर के 4.5 तक। और यहां पर आ जाता है, लेट्स से यहां पर आ जाता है 0,
है ना। तो 0 से 4.5 के बीच में इंटीजर कौन से हैं? एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक 4 आएगा। तो 1 2 3 4 तो है, 0 भी है। उसके बाद लेफ्ट साइड में अगर आप जाओ तो ये -0.5 है। तो 0 के बाद अगला इंटीजर क्या होगा? -1, और -1 तो यहां आएगा, इसके भी पार आएगा। तो आपको तो इधर से इधर लेना है और यहां से यहां लेना है। तो आपके पास आंसर क्या आया? 0 1 2 3 4, बस यही आया। क्योंकि अगर आप -1 जाओगे, 0 के बाद अगला इंटीजर क्या है? -1 है, तो -1 तो -0.5 के और बाहर हो गया। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? 0 1 2 3 4। आंसर इज 0 1 2 3 4। ठीक है। और क्योंकि ये 4.5 को कंसिडर नहीं करना है, लेस देन बोला है, और यहां पर ये 0.5 को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। तो बी का आंसर क्या होगा? 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4, करेक्ट, करेक्ट आंसर। तीसरा, x is such that x is an integer and x square जो है वो smaller than equal to 4 है। हाँ जी, अब यहां पर देखिए क्या बोल रखा है कि ये जो x स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहां पर कुछ ऐसा लेस देन का साइन लगा हुआ है, भूल जाइए यहां पे ऐसा, और ये समझ के चलो कि यहां पर इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू लगा है। तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? √4। √4 क्या होता है? +-2 होता है ना। इसका मतलब x की जो वैल्यू है, देखो सेंटर में 0 है, x की वैल्यू -2 से लेकर के +2 के बीच में आपको लेनी होगी। x की वैल्यू देखिए, ये नंबर लाइन समझिए, 0 भी चलो मालूम ही है कि सेंटर में 0 आता है। तो जब आपने सॉल्व किया x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसका मतलब x की वैल्यू एक +2 और एक -2 है। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ और ये जो आपने लेस देन का साइन हटाया था इसको वापस लगा दो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए, मतलब 4 रहेगी तो चलेगी, और अगर 4 से कम है तो वो भी चलेगी। अब अगर एक नंबर जो आप इस तरफ का लेते हो, -2 से कम का लेते हो, फॉर एन एग्जांपल -3 ले लेते हैं, -2 से कम है -3, -3 को यहां पे डाल के देखो, इस जगह पर -3 को डाल के देखो, -3 का स्क्वायर कितना होगा? -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। क्या 9 लेस देन इक्वल टू 4 है? नहीं है। इसका मतलब यहां के लिए हमारी ना है, हमारी ना है इधर के लिए। एक ऐसा नंबर लो जो 2 से बड़ा हो। 2 से बड़ा कौन सा नंबर है? 3 ले लेते हैं, उसको यहां पे डाल के देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। क्या 9 4 से बड़ा है? सॉरी, क्या 9 4 से छोटा है? नो। पहले वाले केस में भी देखो वही आया था ना, क्या 9 4 से छोटा है? नो, इसलिए हमने ना बोला। क्या अभी भी 9 4 से छोटा है? नो। तो यहां के लिए भी हमारी क्या है? ना। 2 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, आपका मन करे चलो 5 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर करके देखो 25। क्या 25 4 से कम है? नहीं, इसलिए हमारी ना है। अब कोई भी नंबर जो -2 और +2 के बीच का ले लो, तो -2 से +2 का बीच का कोई भी नंबर उठा लो, 0 उठा लो। क्या 0 इज लेस देन 4? बिल्कुल। 1 उठा के देख लो, क्या 1 स्क्वायर इज लेस देन 4? बिल्कुल। तो क्या यहां के लिए हमारी हाँ है? यस, यहां के लिए हमारी हाँ है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा थर्ड वाले का आंसर होगा, -2 को इंक्लूड करोगे, क्योंकि देखो -2 जैसे डालोगे, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 4? बिल्कुल। लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू तो है ना, और उन्होंने क्या बोला? इक्वल टू को कंसिडर करना है, इसलिए -2 से +2 जाएगा, तो -2 चलेगा, -1 चलेगा, और इंटीजर्स लेना है, तो -2 के बाद अगला इंटीजर क्या? -1। 0 1 2, बस 2 तक आपको रुक जाना है। तो -2 से लेकर के -2 -1 0 1 2, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। उसके बाद चौथा यहां पर क्या बताया गया है? x is such that x is a month of a year not having 31 days। तो कौन कौन से हैं भाई मंथ जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं? जनवरी में 31 होते हैं, फेब में नहीं होते। तो पहला क्या आएगा? फेब। अच्छा, आपको ये नकल्स वाला सिस्टम याद है ना? जनवरी में 31 डेज है क्योंकि नकल ऊंचा है। जनवरी में 31 है, फरवरी में नहीं है, मार्च में है, अप्रैल में नहीं है। तो फेब हो गया, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर में है, फिर नवंबर, राइट? फेब, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। फेब, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, करेक्ट।
उसके बाद छठवां क्वेश्चन इसी का, अच्छा ये कौन कितना नंबर हो गया ये, पहला वाला ऑड, फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड वाला 0 1 2 3 4, तीसरा वाला ये हो गया, ये चौथा हो गया। ओ सॉरी, ये तो पांचवा वाला कर दिया मैंने गलती से, ये फिफ्थ वाला कर दिया। चलो चौथा वाला ही इसके बाद कर देता हूं। चौथा क्या है, x इज सच दैट x, हाँ डी वाला ये इधर आ जाएगा। x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में कौन से वर्ड आ रहे हैं, LOYE, LOYA, दैट्स ऑल। एंड उसके बाद लास्ट वन, सिक्स्थ, x is such that x is a consonant in English alphabet which precedes k. Precedes का मतलब होता है पहले, succeed का मतलब बाद में, ये इसका सक्सेसर है, मतलब इसके बाद अब ये आ रहा है, ये राजगद्दी संभालेगा। तो प्रीसीडर का मतलब कौन है, जो पहले। तो k से पहले कौन से कॉन्सोनेंट है, तो k से पहले कौन से कॉन्सोनेंट है, देखो a तो वॉयल है, b C D E वॉयल है, F G H I वॉयल है, J, अच्छा K को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि प्रीसीड K बोला है। तो B C D F G H J, करेक्ट ना। तो K से पहले यही आते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं, B C D F G H J, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, आखिरी क्वेश्चन 6 पे। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैच करना है भाई, इतना तो पता चल रहा है कि ये जो थर्ड वाला है ये फोर्थ से मैच खा रहा है। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे जरा, एक्सरसाइज दैट एक्स इज द प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6 को डिवाइड करने वाला नंबर है, ये प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड करता है ये। तो प्राइम नंबर है तो इसका मतलब 2 और 3 ऑप्शन हो सकता है, और 6 को डिवाइड भी करता है, तो इसका मतलब सेकंड का ए निकल के आ रहा है, सेकंड का ए निकल के आ रहा है। उसके बाद x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1 3 5 7 9, ये देखो ये बी को कर रहा है। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये बना। तो फर्स्ट का क्या बना, C बना, सेकंड का A बना, थर्ड का D बना, एंड फोर्थ का B बना। ठीक है, चेक कर लें एक बार, फर्स्ट का C, सेकंड का A, थर्ड का D एंड फोर्थ का B, करेक्ट। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1।